Assalamualaikum everyone. ठीक है, तो मैं आज बिल्कुल वेट नहीं करूँगी कि स्टूडेंट्स के ज्वाइन करने का, हम बस स्टार्ट ले लेंगे। आज जो हमने अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है आज की क्लास में, बेसिकली अगर हम माइकल पाकिन की बुक के अकॉर्डिंग जो है वो लेकर चलें तो हमारा चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ बेसिकली इलास्टिसिटी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अपना डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को और मार्केट इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट और उसके केसेस को कंप्लीट एंड कर दिया था। ठीक है, और अब हम जो है वो वन स्टेप जो है वो आगे आए हैं। हमने जो अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट है, इस वजह से बहुत अटेंटिव होके जो है वो लेक्चर लीजिएगा ताकि आगे जाके जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? हमने लॉ ऑफ डिमांड जो पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन देखा था। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने किन दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन डिस्कस किया था? लॉ ऑफ डिमांड में हमने किन दो वेरिएबल्स का वसीम, लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रही हूँ मैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेटमेंट क्या हो गया है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, बिल्कुल ठीक है नवाब। स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड? किस तरह के आंसर दे रहे हैं आप लोग? तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में रिलेशन देखा था, राइट? हमने देखा था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है, और ये डिमांड एक्सपेंड करती है जब प्राइस जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही होती है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का हमने नेगेटिव रिलेशन देखा था लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड तो मोस्ट आपकी कमोडिटीज़ की, मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की कॉन्ट्रैक्ट ही होगी, लेकिन हाउ मच? ठीक है, कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी, या प्राइस के डिक्रीज होने से जो डिमांड एक्सपेंड करेगी वो कितनी एक्सपेंड करेगी? ठीक है, तो हमने वहाँ सिर्फ और सिर्फ रिलेशन जो है वो डिस्कस किया था प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। हमने उसकी क्वांटिफिकेशन नहीं देखी थी कि कितने परसेंट प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, यानी डिमांड प्राइस को कितना रिस्पॉन्स करेगा। ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है ये हम डिस्कस करेंगे अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले तो इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? एग्जैक्टली exactly. एक इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? अगर हम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पे तो बाद में आएंगे। अगर हम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखें तो इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि इट इज द मेजरमेंट of the percentage change in one economic variable in response to a change in another.
क्या मतलब हुआ कि इलास्टिसिटी एक ऐसी मेजरमेंट है जो आपको बताती है कि अगर एक इकोनॉमिक वेरिएबल में परसेंटेज चेंज आए तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल में कितना परसेंट चेंज आएगा। एक इकोनॉमिक वेरिएबल में अगर परसेंटेज चेंज आए तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, इसकी जो मेजरमेंट है वो कहलाती है इलास्टिसिटी। यानी फॉर एग्जांपल मुझे सोच के बताएंगे बात कि अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिस्कस किया था हमने। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जल्दी से मुझे बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, प्राइस या क्वांटिटी डिमांड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जो जिसकी वजह से दूसरा वेरिएबल पे इफेक्ट आ रहा है, प्राइस। और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मींस कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट आ रहा था। तो हम यहाँ पे इलास्टिसिटी में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो है वो क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि प्राइस में अगर परसेंटेज चेंज आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है 5% से तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांड प्राइस के चेंज होने को कितना रिस्पॉन्स करेगी। इस रिस्पॉन्सिवनेस को जो हम मेजर करते हैं वो कहलाता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखिए होता ये है कि कुछ अगर हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ अब पहले आ जाते हैं। अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है, नहीं मैं बताती हूँ कि आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो हमने सिंपली इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देख ली कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड the responsiveness of quantity demanded to changes मोहम्मद लुकमान, बेटा अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको रिमूव कर देती हूँ। आप क्लास ना लें, आप सो जाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सुबह नहीं हो रही है, दोपहर होने वाली है, 11:30 हो रहे हैं इस वक्त। कोई मैंने 8 बजे क्लास नहीं रखी है जो आप बार बार रो रहे हैं। चलिए तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन रीड करें। वही डेफिनेशन जो हमने इस वक्त समझी कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। यानी जब किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो उस क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्स करती है उस प्राइस चेंज को। इस मेजरमेंट को कहते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। प्राइस के चेंज होने से कमोडिटी की डिमांड कितना रिस्पॉन्स कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि अब हमारे तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे इस वक्त कोई लोकल ट्रेन इस वक्त चल नहीं रही है। सुनने में आया था कि चलेगी, लेकिन लोकल ट्रेन सर्विस यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में नॉर्मली जो आपका सफर हो रहा होता है वो लोकल ट्रेन के थ्रू ही हो रहा होता है।
तो अगर एक लोकल ट्रेन कंपनी है और वो ये सोच रही है कि मुझे अपने फेयर जो है वो इंक्रीज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर मैं फेयर अपने इंक्रीज करती हूँ तो उससे मेरी डिमांड पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब मेरी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑफ कोर्स मेरे रेवेन्यू पे भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इट माइट पॉसिबल कि अब वो ये सोचे कि अगर मैं पीक टाइम में अपने फेयर को इंक्रीज करती हूँ, यानी अगर आप पीक पीरियड जिसमें जैसे आप कहते हैं ऑफिस टाइम आपका है जिसमें बहुत लोग जो हैं वो आपके ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम में अगर आपका फेयर जो है वो इंक्रीज हो, तो क्या आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे फेयर्स को का इंक्रीज होना डिमांड पे ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आएगा, डिमांड को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या बहुत लिटिल इम्पैक्ट आएगा प्राइस इंक्रीज का? पीक टाइम पीरियड्स में फेयर का इंक्रीज करना, प्राइस को टिकट प्राइस को इंक्रीज करने की वजह से जो है वो डिमांड पे इम्पैक्ट बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोगों की लोग जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ऑफिस टाइम होता है, लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और अक्सर ये होता है कि लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि ट्रेन सर्विस जो है क्योंकि फास्ट होती है तो वो कार अपनी ओन कार के बजाय उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सी रीजन की वजह से पीक आवर्स में फेयर्स का इंक्रीज करना जो है वो डिमांड पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इतना इतना पीक टाइम नहीं है, लोग इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों को इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है, ठीक है, कहीं पहुंचने की, तो उस टाइम में अगर आप फेयर को इंक्रीज करेंगे तो इट माइट पॉसिबल कि आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। जैसे कि हमने पहली बात वसीम ये कि मैं यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ, आई डोंट नो, मैं चेक कर लेती हूँ अगर कोई ऐसी आपकी लगी हुई है कि एंटर नहीं हो पा रहा है, बट मैंने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ कि पार्टिसिपेंट्स एंटर ना हो पाए। इसमें तो हम देख ही रिमशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में बात कर रहे हैं ना, इसमें हम किसी और फैक्टर की बात भी नहीं कर रहे। चलिए, तो हम बात क्या कर रहे थे कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्स करेगी, ये हम पढ़ेंगे अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। और कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस के चेंज होने से डिमांड इतनी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती। क्या आप कोई ऐसी कमोडिटी मुझे बता सकते हैं कि जिसकी प्राइस अगर इंक्रीज हो तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट तो होगी बट इतने ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगी प्राइस को? कोई ऐसी कमोडिटी, कोई ऐसी चीज जिसकी प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड इतनी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? एनी एग्जाम्पल? सिगरेट्स, हाँ मुझे पता था कि ये एग्जाम्पल आएगी। बिल्कुल, सिगरेट्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसकी डिमांड में भी हम यही देखेंगे कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड इतनी ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, जो हैबिचुअल है, ठीक है, इस चीज का, तो ऑफ कोर्स वो हाई प्राइस पे भी उसको परचेज करेगा, ठीक है मुस्तजाब, बस इतना काफी है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल वेरी गुड, रहमतुल्लाह ने जैसे एग्जांपल दी इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत हमारी एक जरूरत है, नीड है। तो अगर उस इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इंक्रीज होते हैं फिर भी हम उसकी डिमांड जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, हम उसकी डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, वाटर की अगर हम बात करें वसीम, तो मिनरल वाटर के केस में तो डिमांड में चेंज आ सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो वाटर होता है, जो जैसे आप फिल्टर वगैरह का यूज कर रहे होते हैं, तो वो तो आपका इतना कह सकते हैं कि हाँ उसमें उसकी प्राइसेस में अगर चेंज आए तो हाँ उसका रिस्पॉन्ड हो सकता है। पेट्रोल हो गया, वीट, जो आपकी एसेंशियल आइटम्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं,
इनकी अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है तो डिमांड कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट तो होती है, लेकिन बहुत कम रिस्पॉन्ड करती है प्राइस को, ठीक है ना। इंटरनेट सर्विस भी आ सकती है, बिल्कुल इसमें आ सकती है, क्योंकि अब इंटरनेट सर्विस भी जो है ये भी आपकी एक बेसिक नीड भी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो वो जितनी भी आप आइटम्स बता रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज जो है वो बता रहे हैं, वो सब जो है वो आपके ऐसे आ जाते हैं जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड कम रिस्पॉन्ड करे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं अबाउट लग्जरी कार्स, तो अगर मैं लग्जरी कार्स की बात करूं तो लग्जरी कार्स में क्या आपको लगता है कि प्राइस के चेंज होने से इतनी ज्यादा डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? या फिर कार जो ऑटोमोबाइल्स हैं आपकी, या आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अगर इनकी प्राइस चेंज हो तो आपको क्या लगता है कि डिमांड आपकी कम रिस्पॉन्ड करेगी या ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी? डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि ये आपकी, आप फॉर एग्जांपल कार्स की अगर हम बात करें तो कार्स आपकी बजट का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कार, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कार परचेज कर रहे हैं तो आप, मतलब आपके एक बजट का, आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट स्पेंड होगा अगर आपने कार परचेज करनी है। तो अगर कार की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो आप पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। दूसरी बात ये कि इतनी ज्यादा आपकी बेसिक नीड नहीं है कि आपने उसको हर हाल में परचेज करना है, आप पोस्टपोन कर सकते हैं उसकी डिमांड को। तो ये चीज जो आपकी लग्जरी आइटम्स होती हैं, देखो वसीम, हम बात ये नहीं कर रहे कि डिमांड कम होगी या नहीं होगी, वो तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड आपकी डिक्रीज होगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये बात तो हम ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो कितना डिक्रीज होगी, कितना रिस्पॉन्ड करेगी, क्या बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी या कम डिक्रीज होगी? हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्राइस कार्स की इंक्रीज होती है तो डिमांड उसकी डिक्रीज होगी और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, क्योंकि लग्जरी आइटम्स हैं। लग्जरी आइटम्स में एक तो आपकी बहुत ज्यादा बजट आपका उस पर लग रहा होता है, आपकी इनकम का एक पोर्शन अच्छा खासा लग रहा होता है। दूसरा, वो आपके लिए बेसिक नीड नहीं है, ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि आपने हर हाल में उसको परचेज करना, उसके बगैर आप रह नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ, अगर किसी के घर में न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर, मुझे इस वक्त आइडिया नहीं है कि रेट्स क्या चल रहे हैं, कितने का आ रहा है न्यूज़पेपर? एनी आइडिया? 20 रुपए का आ रहा है, ठीक है ना, या 50 रुपए का आ रहा है, 25, इतने सारे अलग अलग रेट्स आ रहे हैं, चलो 50 रुपए का मान लेते हैं। तो अगर जो जो न्यूज़पेपर 50 रुपीज का आ रहा है, अगर उसकी प्राइस 55 हो जाए, अगर उसकी प्राइस 50 से इंक्रीज होके 55 हो जाए, तो क्या जिस घर में न्यूज़पेपर आ रहा था उसके घर में न्यूज़पेपर आना बंद हो जाएगा? क्या बहुत ज्यादा लोग इस बात को रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि न्यूज़पेपर पे इनकम का बहुत स्मॉल पोर्शन स्पेंड हो रहा होता है, इस वजह से उसकी अगर प्राइस जरा सी इंक्रीज होती है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डिमांड पे नहीं पड़ रहा होता। तो ये सब चीजें, ये सब बातें हम यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस करेंगे कि कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना रिस्पॉन्स करेगी, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एक प्रोड्यूसर के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि प्रोड्यूसर को पता चलता है कि मेरी कमोडिटी की डिमांड प्राइस अगर मैं इंक्रीज करूं तो क्या मेरी कमोडिटी की डिमांड बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी या उसमें बहुत कम इम्पैक्ट आएगा। अगर गवर्नमेंट को किसी कमोडिटी पे टैक्स इम्पोज करना है तो वो टैक्स इम्पोज करते हुए ये सोचेगी कि मैंने इस पे कितना टैक्स इम्पोज करना है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अदरवाइज गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो जाएगा? टैक्स रेवेन्यू वो ही इंक्रीज हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूसर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए टैक्स इम्पोज करते हुए जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी कमोडिटी की जो है वो कैलकुलेट करना, मेजर करना। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे हाउ टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं?
तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस मीन्स अगर प्राइस में अगर आपका परसेंटेज चेंज आ रहा है 5% तो उसकी वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है ये आप कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अच्छा, अब अगर हम परसेंटेज चेंजेस की बात करें तो परसेंटेज चेंज जो है वो किस तरह फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये कि जब भी हम चेंज निकालते हैं किसी भी मतलब चेंज निकाल रहे होते हैं तो चेंज निकालने का फॉर्मूला किसी को पता है? चेंज निकालने का फॉर्मूला किसी को याद है कि चेंज कैसे निकालते हैं? किसी को याद नहीं है? चेंज जब भी हम निकालते हैं तो हम निकालते हैं न्यू वैल्यू। बिल्कुल ठीक है रिमशा, वेरी गुड। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। ठीक है, तो हम फाइनल वैल्यू जो है आपकी जो न्यू वैल्यू है क्वांटिटी डिमांड की उसको माइनस कर देंगे ओल्ड क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। लेकिन परसेंटेज चेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज फाइंड करने के लिए मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? किस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा? ओरिजिनल वैल्यू से, बिल्कुल। ओल्ड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्राइस। याद रखिएगा एक बात कि हमेशा परसेंटेज चेंज इसी तरह निकाला जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज ऐसे निकाल रहे हैं, किसी और टॉपिक में हम परसेंटेज चेंज किसी और तरह निकालेंगे। परसेंटेज चेंज हमेशा ऐसे निकाला जाता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। हमेशा परसेंटेज चेंज ऐसे निकाला जाता है। अगर आपसे खाली चेंज निकालने का बोला जाए तो आप न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू कर देंगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज चेंज हमेशा ऐसे निकाला जाएगा। इसी तरह परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे हम? न्यू वैल्यू ऑफ प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको कॉपी डाउन कर लें। उसके बाद हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं छोटी सी, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को एक छोटी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। प्रैक्टिस मैं आगे भी करवाऊंगी, ठीक है। निदाल, ओल्ड माइनस न्यू नहीं होता, न्यू माइनस ओल्ड होता है। जल्दी से इसको कॉपी कर लें। छोटी सी एग्जांपल के बाद मैं फर्दर मेजरमेंट की तरफ भी आऊंगी। डन, ओके। अच्छा, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल हम कर लेते हैं इस पॉइंट पर कि फॉर एग्जांपल ये हमारा डिमांड कर्व है,
इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब आपकी प्राइस जो है वो थी 5, तो क्वांटिटी डिमांड थी आपकी 100, और जब प्राइस डिक्रीज होके 4 हुई तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होके हो गई 110। क्या आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं? हुजैफा, ये आप लोगों की जो आदतें खराब हो गई है ना, इसे ठीक कर लें। हर कोई आके इतनी सुबह ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने सुबह 7 बजे क्लास रख दी आप लोगों की। हुजैफा खान, तुम लोग के एक तो पूरे पूरे नाम लेने पड़ते हैं, सबके एक जैसे नाम है। फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है ना, आपने क्या करना है, बातें बात में कर दीजिएगा। रात में जल्दी सोया करें ताकि सुबह जल्दी उठा करें। चलिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? परसेंटेज चेंज इन। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें फाइंड करना है। चलो जल्दी से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फाइंड करके बताओ मुझे। देखो, हमने क्या करना है कि, हाँ बिल्कुल आदत सही करवाऊंगी। हमने तो सबसे पहले, अगर अच्छा है कि आप लोग डाटा बना लें अपने पास। डाटा किस चीज का बना लें? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। हमने यहाँ पे, मैं छोटा सा अगर यहाँ पे डाटा बना लूं, तो मेरे लिए वैल्यूज पुट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट 96 कहाँ से आ गया? अब बिल्कुल ठीक है, सही निकाल रहे हैं आप लोग। P1 और P2 और Q1 और Q2 मैंने न्यू और ओल्ड वैल्यू निकाल दी पहले से। मुझे बताओ P1 वैल्यू, P1 मीन्स आपकी जो ओल्ड वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू ऑफ प्राइस क्या कितनी है? 5 है। और न्यू वैल्यू कितनी है? 4 है। ओल्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 100, और न्यू वैल्यू क्वांटिटी कितनी है? 110। अब जब आपने ये डाटा बना लिया तो आपने सिंपली पुट करना है, पुट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर फाइंड करना। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ गया 10%। 10% ही आ रहा है। सेकेंड स्टेप, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में परसेंटेज चेंज निकालना है। अगेन हमने वैल्यूज निकाली हुई हैं, सिर्फ हमने पुट करनी है 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आएगी हमारे पास वैल्यू? 20%। अच्छा, ये माइनस का 20% आएगा या प्लस का? माइनस का। 4 माइनस 5 तो -1 हुआ ना? 4 माइनस 5 -1 डिवाइडेड बाय 5 हुआ ना? तो -20%। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर, अभी मैंने ये बात नहीं बताई बट एक कॉमन सेंस की बात है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए? अच्छा, ये बात कैसे पता चलेगी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम किन दो वेरिएबल्स की आपस में मेजरमेंट कर रहे हैं? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किन दो वेरिएबल्स की हम आपस में मेजरमेंट कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की, और इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है, इनवर्स है। क्योंकि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, इसी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू आती है वो आपके पास नेगेटिव में आती है। लेकिन क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव में आती है, और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब, नेगेटिव साइन आपको डायरेक्शन बता रहा होता है दो वेरिएबल्स का, कि दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं, यानी हम नेगेटिव साइन इग्नोर करके देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू। चलो अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यहाँ वैल्यू आई है, आएगी नेगेटिव, बट हम एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी देखेंगे। 10% डिवाइडेड बाय 20% आ रही है -0.5, हम इग्नोर करेंगे नेगेटिव साइन, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5। क्या इस 0.5 को इंटरप्रेट कर सकते हो, अगर मैं यहाँ मैं बोलूंगी 10% डिवाइडेड बाय 20%, इसको इंटरप्रेट करो तो कैसे करोगे, कि अगर आपकी प्राइस 20% से इंक्रीज होगी, अगर आपकी प्राइस 20%, हमें प्राइस क्यों बोल रही हूँ 20% से इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में क्या लिया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर आपकी प्राइस 20% से इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड कितने परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट होगी, 10% से। ऐसा ही है, अगर आपकी प्राइस, ये हमें रेशो क्या बता रहा है कि अगर प्राइस 20% से इंक्रीज होगी तो हमारी जो डिमांड है वो कितने परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट होगी, 10% से। ठीक है, तो ये हमें बता रहे हैं कि इस कमोडिटी की डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्राइस को, यानी प्राइस के चेंज होने से डिमांड में उससे कम चेंज आ रहा है, यही दिख रहा है ना हमें, 20% प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में सिर्फ 10% चेंज आ रहा है। यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सलमान, मैं इसी केस की बात कर रही हूँ, मैं हर केस की बात नहीं कर रही। इस केस में हम इस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि इस केस में कमोडिटी की डिमांड उसकी प्राइस को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ठीक है, अभी ये बात आप लोगों को फर्दर भी समझ में आएगी। अच्छा जी, ठीक है, इंशाल्लाह कर देंगे। अब जो हमने बात करी ना कि कुछ कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो प्राइस को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, कुछ की प्राइस को कम रिस्पॉन्ड करती है। हमने एग्जांपल्स भी देखी मेडिसिन की, जो आपकी ड्रग्स जो की एग्जांपल ली हमने, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सिगरेट, आपने कार्स की एग्जांपल ली, हमने डिफरेंट कमोडिटीज़ की एग्जांपल लेकर ये बात डिस्कस करी कि कुछ कमोडिटीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, कुछ की कम करती है। इस में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि 5 कैटेगरीज में जो है वो कमोडिटीज़ को जो है उनकी डिग्रीज जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेट करी, कि कौन सी कमोडिटी को डिमांड जो है वो कितना रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्सिवनेस के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी 5 डिग्रीज में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। अब इसमें से जो 3 डिग्रीज हैं वो एक्सट्रीम केसेस हैं। एक्सट्रीम केसेस मींस जिनकी थ्योरेटिकल तो हमें टॉप कॉन्सेप्ट मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल उनके ढूंढना बहुत मुश्किल है। थ्योरेटिकली हमें वो कॉन्सेप्ट मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी एग्जांपल ढूंढना मुश्किल है। तो हम पहले वो 3 एक्सट्रीम केसेस करेंगे और उसके बाद हम 2 कैटेगरी वो देखेंगे जिसकी एग्जांपल हम आसानी से जो है वो देख सकते हैं। तो 5 डिग्रीज हैं हमारे पास बेसिकली, और इन डिग्रीज को पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इलास्टिसिटी के। तो पहले मैं डिग्री लिख लेती हूँ, उसमें फिर मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा एक्सट्रीम केसेस हैं।
First, perfectly inelastic demand. Perfectly elastic demand. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ठीक है, इन सब केसेस को हम डिस्कस करेंगे. रिलेटिवली या हाईली इलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली या हाईली इनइलास्टिक डिमांड. अब इसमें जो स्टार्टिंग के 3 केसेस हैं, ये आपके एक्सट्रीम केसेस हैं. ये 3 केसेस आपके एक्सट्रीम केसेस हैं, जिनकी एग्जैक्ट एग्जाम्पल, कोई परफेक्ट, कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ढूंढना पॉसिबल नहीं है. और इनकी आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इजीली देख सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक वर्ड आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, इलास्टिक और इनइलास्टिक. ठीक है, इलास्टिक और इनइलास्टिक दिख रहा है. इनइलास्टिक, इलास्टिक, 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 इनइलास्टिक. ये इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक? देखो, जब भी हम फॉर एग्जाम्पल हम किसी रबर बैंड को लेते हैं और हम उसे स्ट्रेच करते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ये इलास्टिक है. होता है ना, जो चीज़ बहुत स्ट्रेचेबल होती है, स्ट्रेच करती है बहुत ज़्यादा, उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक. और जिसमें हम कहते हैं कि ये रिजिडिटी जिसमें होती है, स्ट्रेच नहीं हो रही होती, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? एन इलास्टिक. ठीक है ना. इलास्टिक जो कि स्ट्रेचेबल है, जिस और जो स्ट्रेचेबल नहीं है उसे हम कहते हैं एन इलास्टिक, या कम स्ट्रेचेबल है, उसमें रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी प्राइस के चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करे, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो, तो हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? क्या कहना चाहिए हमें, इलास्टिक या इन इलास्टिक? अगर किसी कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करे, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी डिमांड क्या है? इलास्टिक है. वेरी गुड. और अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड कम रिस्पॉन्ड करे, तो हम क्या बोलते हैं कि डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है. डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है. ठीक है ना. चलो, अब हमने पहले 3 ये एक्सट्रीम केसेस करने हैं. अगर इसी में ही हमारी क्लास का टाइम हो गया तो हम यहीं तक एंड कर देंगे, फिर बाकी के 2 केसेस बाद में करेंगे. कोशिश ये है कि हम ये तीनों 5 डिग्रीज जो है वो आज की क्लास में कर लें. तो फर्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि आप टर्म्स पे भी जो है वो फोकस रखें. इन इलास्टिक डिमांड तो हमें समझ में आ गया कि डिमांड जो है वो प्राइस को कम रिस्पॉन्ड करेगी. इन इलास्टिक डिमांड के साथ मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया, परफेक्टली. परफेक्टली, क्या लगता है आपको कि परफेक्टली का वर्ड ऐड होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मीन्स के प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना करे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, प्राइस जितनी भी चेंज हो जाए डिमांड कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स ये कि इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंडिपेंडेंट है विद इट्स प्राइस, प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, प्राइस जितनी भी चेंज हो जाए डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगेन एक्सट्रीम केस है, अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल सोचने की भी कोशिश करें तो हम करीब करीब एग्जांपल ले सकते हैं इसकी इंसुलिन वगैरह की। जो इंसुलिन जो लोग ले रहे होते हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो, तो वो ये देखते हुए नहीं लेते कि प्राइस इसकी कम हो गई तो हम ज़्यादा ले लेते हैं, या प्राइस ज़्यादा हो गई है तो हम कम ले लेते हैं। अगर एक बंदे को दिन में एक जो है वो यूज़ करनी है तो वो एक ही लेगा, यानी वो प्राइस को देखते हुए अपनी डिमांड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा नहीं, उसको जितनी नीड है वो उतनी ही यूज करेगा, वो प्राइस को नहीं देख रहा, प्राइस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो जो आपकी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो इसकी एग्जाम्पल में, करीब करीब एग्जाम्पल में हम इसकी यूज कर सकते हैं कि वो एग्जाम्पल है कि प्राइस जो है वो, डिमांड जो है वो प्राइस को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना करे, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें। हुजैफा आप इसी पे ही जो है वो आप स्टे करिएगा, इसी एग्जाम्पल पे, आप इससे आगे नहीं बढ़े। If quantity demanded becomes completely unresponsive, ठीक है ना। तो इन दिस केस क्वांटिटी डिमांडेड बिकम्स कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस, ठीक है, प्राइस चेंज को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अच्छा, अब अगर, तो इस ऐसी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम कह रहे हैं कि प्राइस फॉर एग्जाम्पल अगर 5% से चेंज हो तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा? अगर प्राइस 5% से चेंज हो तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा? 0। डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल हो जाएगी? इसका कोफिशिएंट किसकी इक्वल हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, 0 divided by something 0. So price elasticity of demand, in this case the coefficient of price elasticity of demand tends to be 0, ठीक है, 0 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट इन दिस केस। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं हम? अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारा डिमांड कर्व कैसा दिखेगा? देखो, याद रखना, लॉजिकली हर बात को लेकर चलना, लॉजिक आपको समझ में आनी चाहिए। डिमांड हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इतनी है, अगर डिमांड इतनी है तो इतनी ही रहेगी, प्राइस जितनी भी हो जाए, प्राइस जितनी ही चेंज क्यों ना हो जाए, आपकी डिमांड इसी लेवल पे रहेगी। इट मीन्स कि हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल ना, बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस। प्राइस चाहे P1 हो, प्राइस चाहे P2 हो, क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, यानी प्राइस के चेंज को डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, डिमांड कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्राइस के चेंज को। तो इस केस में हमारा डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा।
फर्स्ट केस सबको समझ में आया? अच्छा, आप लोगों ने कॉपी कर लिया? एक बात याद रखना, मैं आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखवा रही हूँ वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ताकि आप लोगों को अक्सर थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये फील कर रही हूँ कि थ्योरी हमने कहाँ से करनी है, ठीक है, समझ में आ गया, बट लिखना कहाँ से, इस वजह से मैं करवा रही हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे जो आपको टीचर्स मिलें वो भी इसी तरह आपको वर्ड टू वर्ड लिखवाएं। याद रखिएगा कि आपने अपनी, जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाते हैं तो आपने अपनी एफर्ट्स मैक्सिमम देनी होती है और आपको इनकरेज किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे डिफरेंट बुक्स से, उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको वर्ड्स मिलेंगे, आपको डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स मिलेंगी, कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग होगी आपकी। तो कोशिश करें कि जो बुक्स रीडिंग जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतनी करें, ठीक है। माइकल पार्किन की बुक समझ में नहीं आ रही तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने बाकी जो बुक्स डिफरेंट रेफर करी हैं आप उन पे जाएं, उनको रीड करें, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि आगे मैं ही आपको जो है वो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको और मोस्ट प्रोबेबली आपको दूसरा टीचर कोई मिले नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपने सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं करना और सिर्फ ये नहीं देखना कि अच्छा ये इतना पढ़ा दिए तो इतना ही आएगा। कॉन्सेप्ट जितने भी पढ़ाए जाते हैं उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट में से पेपर निकलता है। तो आपने अपनी जो रीडिंग हैबिट्स हैं उनको बहुत अच्छा करना है, अदरवाइज आपको आगे प्रॉब्लम होगी। अब आपके क्वेश्चंस दोनों आएंगे, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। हफ्सा, उसके लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर लो, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप किसी फॉरेन ऑथर की बुक रीड करो, ठीक है। मैं रेफर ये करूँगी इस वजह से क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक्स है, आपकी इकोनॉमिक्स वो आप लोगों की मेजर है, ठीक है, मेजर आपका है। इस वजह से आप जो है वो किसी नोट्स वगैरह की तरफ नहीं जाओ, आप फॉरेन ऑथर्स की जो बुक है ऑथेंटिक, उन्हीं को रीड करो, लोकल ऑथर की भी कोई नहीं। अच्छा, अब जो सेकंड वाला है, सेकंड बुक, सेकंड सॉरी, हमारे पास जो टाइप है डिग्री है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मीन्स कि अगर इलास्टिक तो हमने समझ लिया, इलास्टिक डिमांड मीन्स कि डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है प्राइस को, लेकिन अगर हम बात करें कि प्राइस में बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज आए, ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज आए, यानी इतना स्मॉल चेंज आए कि वो ज़ीरो के बराबर हो, लेकिन उसकी वजह से डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाए, यानी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, इस केस को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ऑफ कोर्स अब इसकी परफेक्ट एग्जांपल सोचना बहुत मुश्किल है। देखो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पे दो कॉफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है ना, और एक कॉफ़ी मशीन की प्राइस, दोनों कॉफ़ी मशीन की जो क्वालिटी वगैरह है कॉफ़ी की, हर चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, दोनों की प्राइस भी अभी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम। तो वो दोनों कॉफ़ी मशीन, जो दोनों से जो आपको कॉफ़ी मिल रही है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का, बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी किसी भी तरह आप उनको डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, उन दोनों कॉफ़ीज़ को, उन दोनों से मिलने वाली कॉफ़ीज़ को आप किसी भी तरह डिफ्रेंशिएट ना कर सके, कलर, साइज़ उसका, बिल्कुल जो कप है उसका साइज़ सेम हो, उसकी क्वालिटी, टेस्ट वगैरह सब कुछ सेम हो, ऐसे केस में वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे एक दूसरे का। तो अगर किसी एक कॉफ़ी मशीन की प्राइस में स्लाइटली सा भी चेंज आएगा तो लोग क्या करेंगे, अगर एक कॉफ़ी मशीन की प्राइस में स्लाइटली सा भी चेंज आएगा तो फौरन से लोग स्विच कर जाएंगे दूसरी कॉफ़ी मशीन पे और कोई भी उससे जो है वो कॉफ़ी नहीं लेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। तो स्लाइटली सा भी चेंज आएगा तो कोई भी उससे कॉफ़ी परचेज नहीं करेगा और उसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, यानी ज़रा सी प्राइस के चेंज होने से डिमांड बिल्कुल आपकी जो है वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई।
तो डिमांड में एकदम से इतना ज़्यादा चेंज आया प्राइस के बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज की वजह से। ये केस आपका कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? तो आपकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगी अगर बहुत स्मॉल इनसिग्निफिकेंट जो है प्राइस में चेंज है और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाए, तो ये केस आपका कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। राफे, ये बिहेवियर ठीक नहीं है आप लोगों का। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों को जो है वो मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि आप लोगों को एंटर होने दे रही हूँ इस टाइम जब क्लास एंड होने वाली है। मैं लिटरली किसी दिन जो है वो मैंने ये स्टार्ट कर देना है। मैंने आज भी, क्योंकि तुम लोगों के अकॉर्डिंग बहुत सुबह क्लास मैंने रख दी है, तो मैं एंटर होने दे रही हूँ। किसी दिन मैंने 10 मिनट्स तक के बाद एंटर नहीं होने देना। उसके बाद जो है वो आप लोगों को लेक्चर भी नहीं मिलेगा और आप लोग एंटर भी नहीं हो पाएंगे, फिर आप लोगों का लॉस होगा। तो अगर पता था कि 11:30 पे क्लास है तो अलार्म लगा के सोना चाहिए था। अच्छा, अब इस केस में आपकी प्राइस इलास्टिसिटी की जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? अगर बहुत नेग्लिजिबल चेंज आए, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो वुड बी इक्वल टू, रिमशा, a positive number divided by परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपकी जीरो हो जाए, आप जब किसी पॉजिटिव नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? आपका कैलकुलेटर क्या लिख के देखता है? अनडिफाइंड, तो इन्फिनिटी। बिल्कुल ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल हो जाएगी इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी। अब इसका डिमांड कब हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जीरो परसेंट प्राइस चेंज पे आपका बिल्कुल प्राइस में बिल्कुल इतना नेग्लिजिबल चेंज आया कि वो जीरो के बराबर है, उसकी वजह से डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ गया। डिमांड कर्व विल बिकम पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस। अच्छा हारिस, अगर मुझे आपका नाम याद रहा तो ठीक है। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आप लोग नोट करें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेना स्टार्ट करती हूँ ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद, लुकमान आप कर सकते हो बिल्कुल इसको उसी तरह कि अगर 0% प्राइस चेंज की वजह से आपकी डिमांड में अगर इनफाइनाइट चेंज आ जाए, ठीक है, तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल हो जाएगी इन्फिनिटी के। व्हाट रोज सेंड करती हूँ ना, तो ये बोलने की क्या ज़रूरत है?
बेटा मैं कोचिंग में नहीं पढ़ाती हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ। जी मैं अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मलाइका, जी मलाइका प्रेजेंट है। मलिक जरियाब खान, मारिया अफजल, मारिया अफजल, मरियम सलीम, ओके हारिस, मारिया अफजल, मरियम सलीम,